गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी जिनका भी एग्ज़ाम 15 अप्रैल से होने वाला है, बीए सेकेंड सेमेस्टर जो महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी के हैं या जहां भी मानव भूगोल जिनके भी पाठ्यक्रम में है, उन सभी के लिए सामान्य रूप से इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखेंगे और इसमें देखेंगे कि मानव भूगोल में ये आपको लॉन्ग आंसर में भी आता है और टिप्पणी में भी आता है, ठीक है। और इससे छोटे छोटे बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। और एक चीज़ मैं और अब आपको बता दूं कि ये वीडियो ना केवल बीए के लिए इम्पॉर्टेंट है, बीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि यदि आप ज्योग्राफी से कैरियर बनाना चाहते हैं, आप आगे चलकर भूगोल में किसी न किसी पद को पाना चाहते हैं, तो ये सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। वो चाहे टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, या असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो अपनी तैयारी आगे जारी रखनी है। तो अभी से आप जुड़िए और एक एक टॉपिक को बेहतरीन ढंग से समझते और पढ़ते चलिए। तो देखिएगा, आज मैं चर्चा करूंगा कि मानव भूगोल में कार्ल रीटर का, रेटजल का और कुमारी चर्चिल सैम्पुल का क्या योगदान रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हाँ, पहले हम बात करेंगे किसकी? कार्ल रीटर की। किसकी बात करेंगे? कार्ल रीटर की। तो देखिए, कार्ल रीटर, तो जैसे आपको मैंने बताया है कि आप सबसे पहले इनका परिचय देने का काम करेंगे, कि इनका परिचय देने का काम करेंगे और इसी परिचय से आगे के कंपटीशन में आपके 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न रहते हैं। आप अभी से उसको क्या करिए, जानिए। परिचय, क्योंकि शिक्षा एक चिंतन है जबकि परीक्षा एक कला है। तो आप लिखेंगे पहली लाइन कि कार्ल रीटर क्या कार्ल रीटर एक प्रसिद्ध एवं विख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, क्या आपने लिख लिया कि कार्ल रीटर एक प्रसिद्ध एवं विख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ठीक, आगे लिखेंगे इन्होंने मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे कि इसी तरह से मैं एक एरो डाल देता हूं कि आप इसी तरह से पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा एग्जामिनर को समझ में आता है। आजकल यही पैटर्न है आपके सिविल का, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट पॉइंट में लिखते हैं लोग स्पष्ट तरीके से, टू द पॉइंट, तो उनको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। और बहुत सारे बच्चे सपना देख रहे होंगे कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो अभी से आदत डालें इस बात की, ठीक है, टू द पॉइंट लिखने की। आगे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे? इन्होंने अपनी शिक्षा
ठीक है। इन्होंने अपनी शिक्षा किसमें गणित, दर्शन, इतिहास और प्राकृतिक विज्ञान में इन्होंने अपनी शिक्षा गणित, दर्शन, इतिहास और प्राकृतिक विज्ञान में, इतिहास और प्राकृतिक विज्ञान में पूरी की आगे तथा 20 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया, तथा 20 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। ठीक है, ये तो था इनका परिचय। ठीक है, अब आप एक हेडिंग ले लेंगे कि कार्ल रीटर का मानव भूगोल में योगदान, कार्ल रीटर का मानव भूगोल में योगदान। ठीक है, लिखेंगे कार्ल रीटर की रुचि शुरू से ही भौगोलिक अध्ययन में रही। ठीक है, शुरू से ही भौगोलिक अध्ययन में रही। उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन द्वारा मानव और पर्यावरण, ठीक है, वातावरण का मानव और मानव का वातावरण पर पारस्परिक संबंध स्पष्ट करने का प्रयास किया। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा वातावरण का मानव पर तथा मानव का वातावरण पर पारस्परिक वातावरण का मानव पर तथा मानव का वातावरण पर पारस्परिक संबंध स्पष्ट करने का प्रयास किया। वातावरण का मानव से, अच्छा से यहां कर लेंगे तो ज्यादा ये सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तथा पर नहीं से करिए, पारस्परिक संबंध स्पष्ट करने का प्रयास
किया। ठीक है, पारस्परिक संबंध स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने यहां तक कहा कि जिस तरह से, आगे लिख लेंगे, रीटर ने यहां तक कहा कि जिस तरह से आत्मा के लिए शरीर को बनाया गया है, उसी तरह से मनुष्य के लिए, मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए प्रकृति ने पृथ्वी को बनाया है। समझ में आई बात? देखिए कितनी सुंदर बात इन्होंने की है कि जिस तरह से आत्मा आपके शरीर में क्या कर रही है, आपके शरीर में विद्यमान है और उसी के कारण आप सब कुछ कर रहे हैं। तो जिस तरह से आत्मा के लिए शरीर बनाया गया है, उसी तरह से मानव की आवश्यकताओं के लिए पृथ्वी को पैदा किया गया है, पृथ्वी को जन्म दिया गया है, पृथ्वी को बनाया गया है। ठीक है, आगे लिखेंगे, इन्होंने इसी से संबंधित अपनी पहली पुस्तक यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकी चित्रण प्रस्तुत किया। ठीक, लिखेंगे इनके द्वारा इसी के संबंध में कब 1804 ईस्वी में, संबंध में 1804 ईस्वी में अपनी पहली पुस्तक, क्या, यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकी चित्रण, यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकीय चित्रण प्रस्तुत किया। ठीक है, देखिए इतनी सारी चीजें हो गई। अब आगे आप लिख लेंगे इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ अर्धकुंडे है, अर्धकुंडे, जिसका प्रकाशन 1817 ईस्वी में हुआ। लिखेंगे इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ अर्धकुंडे है, जिसका प्रकाशन
1817 कब? 1817 में हुआ। जिसमें 19 खंड हैं। कितने खंड हैं? 19 खंड है। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। समझ में आई बात? आपके एग्जाम में क्या ये भी पूछा जा सकता है। लिखेंगे अगली लाइन, लिखेंगे रीटर के योगदान को, रीटर के योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता। कभी भूला नहीं जा सकता। क्लियर? क्यों नहीं भूला जा सकता? क्योंकि उनका मानना था कि पृथ्वी और उसके निवासियों में परस्पर गहरा संबंध होता है। क्योंकि उनका मानना था कि पृथ्वी और उसके निवासियों में गहरा संबंध होता है। गहरा संबंध होता है। अतः एक के बिना दूसरे का वर्णन संभव नहीं है। अतः एक के बिना दूसरे का वर्णन संभव नहीं है। एक के बिना दूसरे का वर्णन संभव नहीं है। इसलिए इतिहास और भूगोल को कभी पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, लिखेंगे आगे, इसलिए इतिहास और भूगोल को कभी पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतिहास और भूगोल को कभी पृथक नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो ये था, आप लास्ट लाइन लिख दीजिएगा। इस तरह से रीटर का मत था कि भूगोल में, मानव भूगोल में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि कुछ हद तक पृथ्वी मानव के क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है और मानव भी अपने प्रयासों से बहुत हद तक पृथ्वी के क्रियाकलापों, पृथ्वी पर अपनी छाप छोड़ने का प्रयास करता है। क्लियर? क्योंकि इससे आगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है। आपको पता है कि ये जब आएगा तो टिप्पणी के रूप में आता है, शार्ट आंसर के रूप में आता है। ठीक है?
लास्ट में आप लिखेंगे इस प्रकार रीटर ने मानव और पर्यावरण में पारस्परिक संबंध स्थापित करते हुए दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया। ठीक है, तो ये था किसका, कार्ल लीटर का। इसी तरह से आप, चूंकि समय कम है, आप रेटजल और कुमारी चर्चिल सैंपल का भी क्या करेंगे, नोट बना लेंगे, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।